वेलकम बैक एवरीवन। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे सेम वन का पेपर एक्सप्लेन करने के लिए। तो शिप कंस्ट्रक्शन का किसी ने रिक्वेस्ट किया था, शिप कंस्ट्रक्शन एंड शिप स्टेबिलिटी का। मेरे पास जो अवेलेबल है वो 2018 का पैटर्न है, तो हम लोग वही देखेंगे अभी के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर का टेम्पलेट, क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा शिप कंस्ट्रक्शन। तो शिप कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है और कोई भी दो फिर रिमेनिंग 3 में से आंसर करने पड़ते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो हमेशा है ना शिप व्यू रहता है, शिप का डायग्राम बनाना रहता है। ठीक है, ये आता है हमारा, अगर हम देखें तो ये हमारा ब्लॉग है, उसमें आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ शिप्स। टाइप्स ऑफ शिप्स में आपको ये मिल जाएगा डायग्राम्स। मैं बता देता हूँ। ये देखो इमेज आ गई। अब इसको जूम करो और प्रैक्टिस करते बैठो। ये इमेज का आपको सीधा सीधा 10 मार्क्स मिलेगा, सीधा 10 मार्क्स सिर्फ ये इमेज बनाने का, एज इट इज अच्छे से बनाने का। यही नहीं, अपना डबल हल का भी है, double hull, सेलुलर का भी है, cellular अपना जो container, कंटेनर वेसल a होती cellular है, vessel, गैस कैरियर का भी है। gas नीचे carrier, वाला नहीं बना है a चलेगा, gas carrier or पर gas साइड व्यू tanker बनाना is a जरूरी ship है। designed एंड रोरो का, रो रोरो का vessel, के ऊपर है, roll कैसा वाला on बना slash था, roll ये वाला off, एक है, row or और row दूसरा row. वाला रैंप Ships वाला are रहता cargo है, ships आपको designed टेक्स्ट to बुक में carry दिया हुआ real रहेगा। cargo, such as और रैंप वाला बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, इजी भी general पड़ेगा। cargo ship. तो General ये हो गया cargo हमारा ships are टाइप्स ऑफ generally शिप्स, पहला वाला क्वेश्चन उसके 10 मार्क्स। ठीक है, तो इसका 10 मार्क तो आ जाएगा। अगर ये अच्छे से बनाओगे तो कम से कम 8 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट 1 एंड 2 का क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट 1 और 2 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 और 2 का स्केच एंड लेबल। तो यूनिट 1 कौन सा है, शिप कंस्ट्रक्शन यूनिट 1 में स्केच प्रोफाइल व्यू ऑफ अ शिप, वो पहला क्वेश्चन में ही कवर हो गया। स्केच पिक टैंक्स, डबल बॉटम टैंक्स, डीबीटी, डीप टैंक्स, कार्गो टैंक्स, ब्लास्ट टैंक्स एक्सेट्रा। तो जो अपने मेजर टैंक्स होते हैं उनका स्केच और लेबल बोल देगा, वो तो कर सकते हैं हम। तो इसमें यूनिट 1 और 2 का क्वेश्चन आएगा। तो जो ए पार्ट होता है वो मोस्टली अपना स्केच एंड लेवल होता है। तो स्केच और लेवल क्या होता है, उसमें बीम आता है, बल्कहेड आता है, हैच आता है, टैंक कोमिंग आती है, हैच कवर आता है, रडर डेक आता है, फिर हल, बल्ज टैंक और साउंडिंग पाइप, एयर पाइप एंड वेंटिलेटर्स, ये सब आते हैं। अब जो अपना यूनिट 2 है उसका थियरी फॉर्म क्या आएगा, थियरी फॉर्म में आता है हमारा एक्सप्लेन द ड्राफ्ट मार्क्स, प्लिम्सोल मार्क, फिर डेक लाइन, लोड लाइन, फिर फ्री बोर्ड क्या होता है वो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने का। तो वो सब आता है, 5-5 मार्क का ईच आता है। क्वेश्चन नंबर 4 रहता है वो मोस्टली डिफाइन एंड स्केच रहता है। वो डिफाइन एंड स्केच क्या होता है, एफपी टैंक होता है, एपी टैंक होता है, मतलब फॉरवर्ड पिक टैंक, आफ्टर पिक टैंक होता है, या एलबीपी होता है, लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर्स, लेंथ ऑन वाटर लाइन, फिर लेंथ ओवरऑल एलओए, या फिर बेस लाइन, मॉड्यूलेटेड डेप्थ, बीम एंड ड्राफ्ट एक्सट्रीम डेप्थ, बीम एंड ड्राफ्ट एक्सट्रीम, वो सब भी होता है। तो इतना तो आपको शिप कंस्ट्रक्शन का मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है कि ये सब टॉपिक्स है इसमें। तो ये सब आप एक बार नोट कर लेना, पॉज कर करके वीडियो, और ये सब को एकदम परफेक्टली प्रैक्टिस कर लेना।
तो इसमें क्या है, अपना शिप कंस्ट्रक्शन में देखो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी 10 मार्क आएगा। तो मतलब हमें शिप का जो वो है स्केच है वो परफेक्टली करना ही करना है, तो उसका 10 मार्क आ गया। फिर ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी किया तो आपको और 20 आ गया, मतलब 30 आपका शिप कंस्ट्रक्शन में कवर। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप इसमें से एक करो, यूनिट 2 या 3, क्वेश्चन 2 या 3 में से एक करो और ये करो क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका मार्क्स ज्यादा इजीली आएगा, गेन होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद शिफ्ट स्टेबिलिटी पे जाओ, और शिफ्ट स्टेबिलिटी खत्म होने के बाद जो तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच गए उनको तुम करो। वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंसिडर नहीं किए जाते एमयू में, पर फिर भी अगर मार्जिन पे पास हो रहे हो या फिर वो मार्जिन भी नहीं आ रहा आपका, तो वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वरना तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए, 70 में से तुम्हारे 54 आ गए या फिर 60 आ गए, तो फिर वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे एक्स्ट्रा मार्क्स में से कि वो कौन सा बड़ा है कौन सा कम है, वो सब नहीं, उन लोग के पास इतना टाइम नहीं है। ओके, तो अभी पार्ट बी शिप स्टेबिलिटी। शिप स्टेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, क्वेश्चन 5 रहता है, तो उसमें हमारे 5 पार्ट होते हैं, उसमें 5 डेफिनेशन हमें देनी होती है। ठीक है, और अगर स्केच रहेगा तो स्केच के साथ उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये यूनिट 3 और 4 से ही आते हैं, तो स्केच का तो नहीं, पर डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे ब्लॉग पे हमने डाल रखा है स्केच का, ये डेफिनेशंस का। तो इधर पे डेफिनेशंस देख सकते हो, ये डेंसिटी का हो गया डेफिनेशन। और क्वेश्चन ये अपना 3 और 4 फ्लोटेशन और एसआईटी है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये सब है। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख सकते हो, इधर पे रेफर कर सकते हो। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ब्लॉग को काम आएगा तुम्हारे। इस पे मैं नोट्स डालता हूँ, जैसे FWG, ये तुम्हारे सेकंड सेम में आएगा। ओके, ये FWG मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेश वाटर जनरेटर, ये और OWS ऑयली वाटर सेपरेटर। ठीक है, ये ऐसे है कि अल्टरनेट क्वेश्चंस आते हैं, अगर इस साल FWG आया तो अगली बार OWS आएगा, OWS आया रहेगा तो FWG आएगा। और इसका ये जो नोट्स है, अगर तुमने सिर्फ यही लिख दिया, समझ के भी लिखा, एज इट इज नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ के भी लिखा, तो तुम्हें इसके फुल मार्क्स आने ही आने हैं, 101%। हमारे टाइम पे FWG आया था, मस्त था। ऐसे ही सेम डायग्राम बनाने का, फटाफट बनाने का, एक डी टाइप रहता है ये। ठीक है, ये डी टाइप आ गया, और इसमें हमने बनाया तो अभी डेफिनेशंस हो गए। सुटेबल स्केच, सुटेबल स्केचेस मैंने वैसे वीडियो भी बनाए हैं इस पे, तो तुम लोग वो देख सकते हो वीडियोस में मैंने स्केच के साथ एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत कि क्या क्या होता है, लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो तुम्हें समझ गया होगा तो आराम से तुम स्केच बना सकते हो। और टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में देखो चैप्टर नंबर 3 अपना फ्लोटेशन वाला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो सॉल्व करेगा एक न्यूमेरिकल, उसके हिसाब से ये इतना डिस्प्लेस हो रहा है, फिर उसका वो कैलकुलेशन निकालेगा, वो सब है। ओके, तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, ये वाला प्रैक्टिस करो, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल 4। ये करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद ये चैप्टर 4 में अपना डिस्प्लेसमेंट, लाइट डिस्प्लेसमेंट, लोड डिस्प्लेसमेंट, PD present displacement, DWT dead weight, फिर dead weight aboard, and dead weight available, and water plane coefficient and block coefficient. वाटर कोएफिशिएंट एंड ब्लॉक कोएफिशिएंट अच्छे से करना, क्योंकि ये मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे पेपर्स में आता भी है। चाहिए तो हम लोग एक दो पेपर्स मैं शेयर भी करता हूँ तुम्हें नोट्स ब्लॉग पे, पर एक बार ये ना अच्छे से पढ़ के जाना, इसका ये डायग्राम भी।
ठीक है, तो ये सब आएगा। रिजर्व बॉयंसी, फिर टीपीसी टन्स पर सेंटीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और डीडब्ल्यूटी का तो आपको कन्वर्जन आना ही चाहिए। डीडब्ल्यूटी से ये अपना डिस्प्लेसमेंट, प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, ये वो सब। एक्सरसाइज 4 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये डिस्प्लेसमेंट, डीडब्ल्यूटी, आरबी, टीपीसी वाला, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे ही क्वेश्चन आने वाले, और खासकर लास्ट के 5 से लेके 10 तक अगर ये तुमने वो कर ली है प्रैक्टिस, तो अच्छा रहेगा, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो एजिमथ किया, वाटर किया है, वाटर प्रेशर किया है, डेंसिटी रिलेटिव 1 है, ये 2 है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, चैप्टर 4 है। चैप्टर 3 का मैंने नहीं किया क्या, फ्लोटेशन? चैप्टर 3 किधर है हमारा अभी? चैप्टर 3, अच्छा चलो ठीक है, मैं एक जल्दी से तुम्हें रिव्यू करवा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना मुझे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ऑलमोस्ट सेम है, कि तुम जितना पानी पे वेट डालोगे उतना वाटर डिस्प्लेस होगा, उतना ही वेट का। जैसा कि ये हमारा वाटर है, ओके। अगर इसमें हम लोग एक स्टोन टाइप डालते हैं, नीचे इमर्स करते हैं, ठीक है, इस स्टोन का हमारा जो वेट है वो है अराउंड 5 kg। मैं माउस से ऑपरेट कर रहा हूँ तो थोड़ा हैंड राइटिंग पे ध्यान देना। और ये जो पानी है हमारा एक टब में है, ओके, और एकदम ऊपर तक भरा पड़ा है, हाँ, पानी जो है वो ऊपर लेवल तक है। और इसके अराउंड एक कलेक्शन वो रखा है, वेसल, अपन बर्तन बोलते हैं ना, बर्तन, वो रखा हुआ है, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए जो भी पानी गिरेगा। तो अगर हम लोग ये पत्थर इसमें डालते हैं तो जो पानी रिलीज होता है, मतलब जो, अगर हम इसमें पत्थर डालते हैं तो पानी जो ओवरफ्लो होता है, वो जो नीचे गिरता है पानी, इसमें जो कलेक्ट होता है पानी नीचे वाले कंटेनर में अपने, वो जो कलेक्ट होता है उसका अगर हम लोग वेट लेंगे, तो जैसे इधर हमारा पानी जो कलेक्ट हुआ है, जैसे इसमें जो इतना पानी कलेक्ट हुआ, अगर हम इसका वेट करेंगे ना, तो ये इक्वल टू 5 kg होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग मास इसके अंदर डालेंगे, पानी के अंदर इमर्स होता है, पानी के अंदर जो जाता है, तो वो जितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है, तो उसका जो वेट होता है वो इक्वल होता है, सेम एज दी बॉडी। यही समझाने की कोशिश कर रहे थे लोग, और मैं भी यही ट्राई कर रहा था। समझ गया हो तो वेरी गुड, ओके, नहीं समझा हो तो एक बार कमेंट सेशन में भी बोल सकते हो, और अगर आपके प्रोफेसर्स है तो उनसे भी आप पूछ सकते हो, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, जिसे इन लोगों ने ही बता दिया। देखो, ये इसने इमर्स किया, इसका 10 टन्स लिखा हुआ है, 10 टन्स का बैलेंस है, इमर्स किया, तो जितना इसने इतना इमर्स हुआ रहेगा, जितना इमर्स हुआ, इधर पे जो रीडिंग आ रही है, हाँ, वो रीडिंग और इसके वेट की रीडिंग सेम हो, जितना इमर्स हुआ है। मतलब कि मैं कैसे बताऊं आपको, कि ये जितना, अगर हम लोग पूरा 10 टन्स इसमें डाल देंगे, तो इधर पे जो पानी निकलेगा उसका वेट भी 10 टन्स रहेगा, ठीक है। और इधर उसने वो क्लियरेंस दिया है, ये 2 पॉइंट का, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्पैच्ड इन अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ ए शिप, अ बॉयंसी और द डिस्प्लेसमेंट इज द अपवर्ड थ्रस्ट। अपवर्ड थ्रस्ट होता है, हमें पता है वो सब, जो ऊपर बॉयंसी लग रही है वो, ठीक है। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका जो एग्जांपल के पहले फॉर्मूला बता दूं, W इज इक्वल टू अंडर वाटर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो अगर हम लोग सॉल्ट वाटर में है 1.025 डेंसिटी होती है हमारी, और अंडर वाटर वॉल्यूम मतलब जितना इमर्स्ड है, जैसे आधे इमर्स्ड है तो ये आधे की वॉल्यूम कितनी होगी। तो सबसे पहला देखते हैं होमोजेनियस रेक्टेंगल लॉग
ठीक है, और उसका डायमेंशन दे दिया। फ्लोट्स इन सी वाटर एट ए ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब कितना वो है, इमर्स्ड है पानी के अंदर, उसका डायमेंशन अपन इधर अप्लाई करेंगे। तो W इज इक्वल टू अंडर वाटर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो 6 इज लेंथ, 1 इज विड्थ, वो तो सेम रहेगी, एंड 0.8 जो है वो हमारी हाइट होती है, और ड्राफ्ट भी हमारी हाइट ही होती है। तो हाइट की जगह हम लोग हमारा ड्राफ्ट लगाएंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो ये आ गया उसकी वैल्यू। सेम वे एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 4 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और 5 और 6 भी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। होलो प्लास्टिक सिलेंडर ऑफ 1 मीटर डायमीटर, तो इसका दिया हुआ है 1 मीटर डाया है, ओके, और 10 मीटर लेंथ floats in fresh water. The density is fresh water at a draft of 0.2 meters with its axis horizontal. Find its mass. तो मतलब वो ऐसा तैर रहा है, ऐसा, ठीक है, लेटा हुआ है पानी में, और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पानी है, ठीक है, और ये जो है वो खाली है पूरा, ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी इसमें हमें पता करना है कि इसका जो मास ऑफ द सिलेंडर है, इसका मास, सिलेंडर का मास, क्योंकि वो डिस्प्लेस्ड वाटर ही हुआ ना एक तरीके से, डिस्प्लेस्ड वेट, तो मास ऑफ द सिलेंडर क्या है? तो अगर आपको निकालना है तो सिंपल एक तरीका होता है, अगर ज्योमेट्री अच्छी होगी आपकी तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेंगे। पहले इसको इतना जो है, इधर से हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ कर ली, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, 3 लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमें दिया हुआ है, ये जो नीचे वाला है ना, ये हमें दिया है कि ये पानी है, ओके, तो वो 3 लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें पता है कि 1 मीटर डाया है, तो अभी हमारा डाया क्या हो गया? 0.5 0.5 डाया हो गया, मतलब 0.5 0.5 रेडियस हो गया। अब हमारा रेडियस क्या है? 0.5 0.5, तो 0.5 रेडियस हो गया, ओके। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? ये लेंथ, ये 0.3 0.2 कैसे आया? हमारा जो ड्राफ्ट है, ठीक है, हमारा जो इधर ने दिया है ड्राफ्ट, वो 0.2 है, तो हमें 0.2 पता है, 0.3 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है? ये साइड और ये साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी ये साइड कैसे फाइंड करने का? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो लोग, तो आता है क्या? 0.4 मीटर, ओके। तो BOA ये जो है, या फिर AOB बोलो, ये हो गया हमारा 0.8 मीटर का, ठीक है। तो हमारा ये 0.8 है, ये 0.2 है, हाँ। और अगर हम लोग एंगल चेक करें इसका, हाँ, तो एंगल कैसे निकाल सकते हो आप? अगर हम लोग एंगल चेक करें इसका, तो अपना जो नॉर्मल साइन कॉस टैन होता है, उससे आप एंगल निकाल सकते हो। तो हमें कौन सा एंगल लगता है? अगर निकालना है तो हमें ये एंगल लगेगा, ठीक है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत? इसका एक लॉजिक है, देखो। अब हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, अंडर वाटर वॉल्यूम लगता है ना, तो ये A, B और C, ये जो पॉइंट है, इसका वॉल्यूम चाहिए हमें। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम लोग एरिया इंटू ये अपना ड्राफ्ट मल्टीप्लाई कर दे तो वो वॉल्यूम हो जाता है। तो इसका एरिया चाहिए, तो एरिया कैसे मिलेगा? ये ट्रायंगल माइनस ये OACB, इतने पूरे का एरिया, तो ये ट्रायंगल का एरिया माइनस ये पूरे का एरिया, हमें ये एरिया देगा। तो सिंपली हम लोग को इसका तो एरिया मिल जाएगा जल्दी से,
तो पहले ये एरिया निकालने के लिए, बड़ा वाला एरिया निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए। ये एंगल चाहिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉस, ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन यूज कर लेंगे। तो साइन ऑफ 0.4 अपॉन 0.5, फिर साइन इनवर्स उसका ले लेंगे। तो साइन इनवर्स हमारा क्या आएगा, BOD का अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि हाफ हाफ करके करना पड़ेगा, टोटल लेंगे नहीं अपन, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता नहीं, और राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो ये हाफ का है, ये सबसे पहले जो ये हाफ का है, इधर से ये हाफ का, तो इसका बनता है 53.13, ये देख सकते हो, और टोटल का क्या हो जाएगा 106.26। ठीक है, तो अभी हमें एंगल मिल गया। ओके, अब हमें एंगल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो से निकालने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एरिया ऑफ द सर्कल, हाँ ये एक निकालना है हमें, और फिर एरिया ऑफ AOBC, ये तो फाइंड ही करना है। तो इसका रेशियो कैसा रहता है पता है, देखो अगर हमें पूरे सर्कल का एरिया निकालना है तो हम लोग एरिया ऑफ C लिखते हैं, ठीक है, जिसका है 360 एंगल है टोटल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए। पर हमारे पास इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ हम लोग बोलते हैं ACBO का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एंगल हमें पता है कितना है, 106.26। अरे यार मैं माउस यूज कर रहा हूँ। ओके, तो इसका एरिया कितना है 106.26। ओके, और एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा πr², तो r इज 0.5, तो उसने भी वही किया है, ठीक है, उसने भी वही किया, उसने भी πr² लगाया, ये देख सकते हो आप, πr² AOB का मल्टीप्लाई AO किया पूरा, और उसका एरिया निकल गया, ये रहा उसका एरिया सॉल्व करने के बाद। फिर उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर उसके बाद उसको इसका एरिया मिल गया। तो इन शॉर्ट उसको ये पूरे का बड़े वाले का एरिया मिल गया और ट्रायंगल का एरिया मिल गया। अब वो क्या करेगा, बड़े वाले को ट्रायंगल से माइनस कर देगा। तो अभी एरिया क्या होगा हमारा, ये जो अपना बड़ा वाला एरिया है उसका माइनस अपना ट्रायंगल का एरिया, तो हमें ये आ गया फाइनल एरिया। तो हमारे पास ये फाइनल एरिया आ गया। तो अभी अंडर वाटर वॉल्यूम निकालेंगे। तो अंडर वाटर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हमें ये आगे वाला एरिया आ गया। अब इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है पाइप की, हाँ, तो सामने वाला एरिया आ गया। तो सपोज जैसे ये एरिया है, तो ये कहाँ तक कंटिन्यू होगा, 10 मीटर्स तक कंटिन्यू होगा, तो ये वॉल्यूम बनेगा। अगर हम उसकी लेंथ भी लगा दे तो वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो वो हमने लेंथ भी लगा दी उसकी कि 10 मीटर बड़ा पाइप है हमारा, तो आ गया 1.12 मीटर क्यूब। अब सिंपली 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1.12 टन, तो मास ऑफ द सिलेंडर इज 1.12, ठीक है। तो मैंने ये समझाया। अभी एग्जांपल 5 भी थोड़ा बहुत सेम ही है, एग्जांपल 6 भी, और 7 11 सब तुम लोग अभी कर लेना। किसी में डाउट हो तो कमेंट में बता देना, हो सकेगा तो मैं सॉल्व करके तुम्हें गूगल ड्राइव के थ्रू वो भेज दूंगा सोल्यूशन।
ओके, तो अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। मैंने पूरा सॉल्व भी किया, शायद उधर पे मैंने सॉल्व किए थोड़े बहुत क्वेश्चन, तो उधर से तुम लोग एक बार रेफर कर लेना कि कैसे कैसे क्या सॉल्व करना है मेरे वीडियो में, तो आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 अगर तुम्हारा क्लियर हो गया हो, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन नंबर ये यूनिट 4 पे आता है। और बेस्ड ऑन ग्राफ वाले जो है वो तुम्हारे आते हैं यूनिट 3 से। तो यूनिट 3 में क्या है कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ड्राफ्ट कर्व है, ओके, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेल असेसमेंट फॉर गिवन मीन ड्राफ्ट, फिर मीन ड्राफ्ट फॉर गिवन डिस्प्लेसमेंट, ये सब आता है। ओके, तो तुम्हें वो स्टडी करना पड़ेगा, तुम्हें बताएंगे सिखाएंगे, वैसे इंस्टीट्यूट सिखाती है सब, पर ये भी एक बार पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये जो आता है ना ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना पड़ता है, टेबुलर फॉर्म है ना, इसका ग्राफ बनाना पड़ता है, हर एक को कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर उसका ग्राफ बनाना पड़ता है। तो मैं बोलूँगा, मेरा एडवाइस है, मैंने ये स्किप कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5-6 वो है क्या कंपलसरी है। देखो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 5-6 कंपलसरी है, एनी टू ऑफ द रिमेनिंग 3। तो अगर 7 स्किप कर रहे हो तो 8-9 करना ही है। तो 8 क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट 4.6। तो अभी वीडियो देख लो आप लोग, अगर रहेगा डाउट तो उसमें कमेंट करके बता दो। और थ्योरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिट 3 एंड 4 में कोई इतना हार्ड चीज तो है नहीं, तो डेफिनेशन से मोस्टली डेफिनेशन से ये सब, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको सिर्फ ड्रॉ करना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ वाटर कोएफिशिएंट और ब्लॉक कोएफिशिएंट आ सकता है ये क्वेश्चन नंबर 8B में, ये जो है वाटर कोएफिशिएंट नहीं तो ब्लॉक कोएफिशिएंट, ये आ सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट 3, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट 3, तो देखो क्या आएगा। यूनिट 3.14 तो अपना डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट से लेके हमारा लोड डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट, डेड वेट, लाइट वेट, लोड डिस्प्लेसमेंट, प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, ये सब आएगा। तो वो लॉजिकल रहेगा, थोड़ा समझ के अच्छे से कर लेना, डायग्राम भी बनाना, उसके डायग्राम भी बनते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा ये, मतलब ऐसा लिखा हुआ रहेगा कुछ कंडीशन वंडीशन की हम लोग की एक शिप है या ये है, या फिर वो एग्जाम्पल 4 भी हो सकता है, एग्जाम्पल 4 भी हो सकता है। तो वो आप लोग अच्छे से करना। आई होप आपका पैटर्न क्लियर होगा आपको अभी, तो पैटर्न के थ्रू जाओ। और मैंने बताया आपको कि कैसा क्या आएगा, बस इतना ही स्टडी करो, मेरे पास स्पेशल ऐसे नोट्स नहीं है देने के लिए, पर ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपके साथ शेयर करूंगा। इतना पढ़ोगे ये, इस पे ध्यान देके तो एकदम इजी भी लगेगा और फ्लुएंटली एग्जाम निकल भी जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस एंड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ फॉर मोर सच वीडियोस। एंड लाइक शेयर और कमेंट करो और दोस्तों को भी बताओ ताकि वो भी पास हो जाए। अपने तक नहीं रखना, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।